क्या प्रेम इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता, परसेप्शन या अंतर्दृष्टि, सत्य या ईश्वर, क्या ये वाकई में भिन्न है? भगवत गीता कहती है, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्र अधीतस्तु निष्फला, परम सत्य को जाने बिना शास्त्र अध्ययन भी व्यर्थ है। इस टॉपिक की गहराई में जाने के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। वो एक श्रृंखला में है। उसका पिछला वीडियो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पर जो आई का आइकन बना है उसको क्लिक करके इसके पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूं तो मुझे इससे लिंक्ड जो इसके ठीक पहले का वीडियो है वो दिखाई देता है और मैं इस वीडियो को सुन सकता हूं। नमस्कार दोस्तों। फिर इस वीडियो से जो लिंक्ड वीडियो है, इसके पहले का वीडियो, वो उसी तरह इस आई आइकन को क्लिक करने से हम देख सकते हैं। तो इस तरह इन वीडियोस को आप एक श्रृंखला में देख सकते हैं। ये वीडियोस एक श्रृंखला में हैं और इन वीडियोस को गहराई से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे वीडियोस को शुरू से देखना। अगर आप सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाएं। चैनल का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत। यहाँ पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर चले जाएंगे। चैनल के पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करें और पहले वीडियो से शुरुआत करें। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को पूरी तरह समझने के लिए, और इस यात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रेम की। हमने प्रेम को डिस्क्राइब किया था और हमने निष्कर्ष के रूप में जो देखा वो यही देखा कि प्रेम में कोई डिवीजन नहीं हो सकता, कोई विभाजन नहीं हो सकता। तो अगर वो विभाजित नहीं हो सकता तो वो सत्य ही हुआ। और हमने ये भी देखा कि सत्य की क्वालिटी प्रेम की है और प्रेम ही एकमात्र शाश्वत सत्य है। और उसी संदर्भ में हम सत्य या ईश्वर का भी प्रयोग करते हैं। तो चाहे हम शब्द जो भी यूज कर लें, सत्य, ईश्वर, प्रेम, बात एक ही निकल कर आती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम कुछ और शब्दों को लेंगे, लेकिन उसके पहले शायद एक चीज यहां पर कंफ्यूजिंग लगे कि हम एक ही शब्द से सब कुछ संबोधित करना चाह रहे हैं। तो क्या जो हिंसा दिखती है हमें इतिहास में भी और वर्तमान युग में भी, तो वो क्या है फिर? जो डिसऑर्डर दिखता है वो क्या है फिर? तो दोस्तों, अगर हम इस इंक्वायरी में यहां तक साथ बने हैं तो शायद हम इस चीज को भी देख सकते हैं कि वॉयलेंस, डिसऑर्डर, जो भी हम अव्यवस्था देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, अगर प्रेम ही एकमात्र शाश्वत सत्य है तो फिर ये क्यों है? तो उसका वजह हमारा विचारों की यांत्रिक प्रक्रिया पर रिलाई करना, अहम को, जो कि आज साइंटिफिकली भी एक तरह से प्रूवन है। अगर बॉडी को कट किया जाए और ब्रेन को भी किसी भी तरह से खोल के देखा जाए तो कोई वैज्ञानिक कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं बताते कि ये अहम है, ये सेंटर है, यहाँ से आप अनुभव कर रहे हैं। वो शायद ब्रेन की एक्टिविटी का एक परिणाम हो सकता है, या मैं कहूँ ब्रेन का रिएक्शन हो सकता है किसी सिचुएशन को देखकर या किसी सिचुएशन को अनुभव करके। कि एक पर्टिकुलर तरह का रिएक्शन होगा, शायद उस तरह का हार्मोन सिक्रीशन होगा और वो रिएक्शन होगा। लेकिन क्या कोई सेंटर है जहां से ये एक्सपीरियंस हो रहा है? अगर आप साइंटिफिक वीडियोस भी देखें तो वहां कहीं ये नहीं निकलेगा कि कोई एक सेंटर है जहां से सब कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये सेंटर नॉन एग्जिस्टेंट है, साइंटिफिकली भी नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन हमारे अनुभव में ये एक अटल सत्य है। हम ही सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, हम ही दुख या सुख देख रहे हैं।
तो क्योंकि अहम इतना वजनी हो जाता है, इतना वजन ले लेता है, तो फिर अहम से शुरू होकर बाकी सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। अब जब मैं अहम से सोचूंगा तब मैं स्वाभाविक रूप से चीज़ों को विभाजित करूंगा, क्योंकि कुछ मुझे चाहिए, कुछ मुझे नहीं चाहिए। जैसे ही मैंने अहम लाया, मैंने ईश्वर और प्रकृति को विभाजित कर दिया। और दोस्तों, अगर हम इस बात की सत्यता को देख लें कि अहम एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है और जो प्राकृतिक रूप से जो हमें चीज़ें अलग अलग दिखती हैं, हमारा और आपका शरीर अलग है, हमारा और बाकी प्रकृति अलग है, पेड़ पौधे हमसे अलग हैं, तो जब हम कहते हैं ब्रह्म ही एक सत्य है या कोई विभाजन नहीं, तो इस बात को एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है शब्दों में। जो एक है उसका ये मतलब है कि, या जो होलनेस है, कि सब कुछ जो हम देखते हैं और जो हम नहीं देखते वो सत्य ही है। लेकिन हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इवॉल्व हुई हैं बांटने के लिए, अलग अलग देखने के लिए। और ये अलग अलग देखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस या जो भौतिक एग्जिस्टेंस है, जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, वो तभी पॉसिबल है जब चीज़ें हमें अलग अलग दिखें। तो ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है जो बहुत लंबे समय से हुआ है। लाखों सालों की प्रक्रिया में हमारे सेंस ऑर्गन्स इवॉल्व हुए हैं, आउटवर्डली इवॉल्व हुए हैं। ये बाहरी चीज़ को देखते हैं, और बाहरी चीज़ को देखते हैं तो ये अनुमान लगाते हैं कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं, ये मेरे लिए हानिकारक है। किसके लिए? शरीर के लिए। तो ये एक स्वाभाविक सा इवोल्यूशन का प्रोसेस है। तो अगर हम बाकी जीव जंतुओं को देखें, जानवरों को देखें, तो उनमें भी ये आभास है, लेकिन वो ये बैठ के सोचते नहीं कि अहम कहाँ से आ गया, क्योंकि उन जीव जंतुओं में जो इवोल्यूशन का स्टेज है वो नहीं है जो हमारे पास है। उनके ब्रेन का इवोल्यूशन वहाँ तक नहीं हुआ जितना हमारा हुआ। तो क्योंकि हम ये सोच सकते थे कि सृष्टि क्यों बनी, कहाँ से बनी, और ये जो सोचने की क्षमता है, शायद यही सोचने की क्षमता, यही सेरिब्रल कैपेसिटी या यही मानसिक क्षमता ने हमें बाकी स्पीसीज से अलग किया, और बाकी स्पीसीज, बाकी जीव जंतुओं से हमें इसी मानसिक क्षमता ने अलग किया। और शायद अगर हम इस मानसिक क्षमता को एक करेक्ट परसेप्शन या सही चीज देखने के लिए करते, ऐतिहासिक रूप से, कि अगर हम ये देख पाते कि ये है तो हमारा शरीर ही, और हमारे शरीर को हमारी ज़रूरतों के हिसाब से पोषित करना है, इसे अपनी लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रखना है, और फिर इसका नाश हो जाएगा। अगर हम सिर्फ यहाँ तक बात रखते तो इसमें अहम की ज़रूरत है कहाँ? अभी शायद हम इतने कंडीशनड हो गए हैं कि ये सोचना बड़ा मुश्किल लगता है कि अहम चाहिए ही क्यों। लेकिन अगर हम फंडामेंटल लेवल पे जाएं, अपने को चलिए हज़ारों साल पीछे ले जाते हैं, अगर हमें हमारे शरीर को सरवाइव करने के लिए सब कुछ मिल रहा है तो और कुछ क्यों चाहिए? वास्तविकता में अगर हम बहुत अंदर उतर कर इसका जवाब ढूंढना चाहें तो शायद वो जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, सरफेस पे बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं कि नहीं, सक्सेस तो वही होता है, क्यों नहीं चाहिए, बाकियों को चाहिए तो तुम्हें क्यों नहीं चाहिए, फिर आप दुनिया में पीछे रह जाओगे आप। ये सब सतही जवाब हैं, सरफेस वाले जवाब हैं। इनमें कोई गहराई नहीं, कोई डीप रूटेड सत्य नहीं। अगर हम बैठ कर सोचें कि आज शायद ऐसे हजारों लोग हैं, और मैं हजार कम बोल रहा हूँ, शायद ऐसे कई लोग हैं, असंख्य लोग हैं जिनके लिए सर्वाइवल चिंता का विषय नहीं है। उनको ये नहीं सोचना कि मैं अगले प्रहर का खाना कैसे जुटाऊंगा, मेरी जीवन कैसे चलेगी। ऐसे कई लोग हैं, लेकिन वो लोग भी क्यों परेशान होंगे? परेशानी का तो कोई वजह नहीं होना चाहिए। अगर आप वैसी स्थिति में भी परेशानी का वजह देखें, और हम देखते हैं कि जैसे संपत्ति बढ़ती है वैसे परेशानियां बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने देखा है कि कोई बहुत पैसे वाला है और बड़े नित्य आनंद में रहता है। आनंद में तो हमने शायद कुछ योगियों को ही देखा होगा, अगर ऐसे योगी आज एग्जिस्ट करते हैं तो। हमने क्या, हमारे अनुभव में है, हम सब बहुत पैसे वाले लोगों को जानते होंगे, क्या वो दिन रात आनंदित भाव विभोर रहते हैं, जो हम जिसे कहते हैं कि
जिसे हमने पिछले वीडियो में कहा था, क्या उनकी आंखों से प्रेम के आंसू निकलते हैं? ये नहीं होता। और ये क्यों नहीं होता दोस्तों? उसका वजह अहम ही है, क्योंकि हमने अहम को एक वास्तविकता, सत्य के रूप में देख लिया है। और शायद इसीलिए हमारे ट्रेडिशंस ने आत्मा और इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन लाया। और वास्तविकता में अगर हम गहराई में उतरें, गहराई से समझें गीता, भगवत गीता के श्लोकों को, हमारे शास्त्रों को, तो ये सारी चीज़ें एक कॉन्टिन्यूम को, एक सत्य को कम्युनिकेट करने के लिए बताई गई हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन हम शायद अपने कल्चर में इसे ऐसे ले लेते हैं कि हर किसी की आत्मा अलग है, मेरी आत्मा मेरे हृदय में है, किसी और की आत्मा उसके हृदय में है, फिर वो आत्मा निकलेगी और परमात्मा से मिल जाएगी। और ये बड़ा ही बेसिक सा इंटरप्रिटेशन है, और ये बेसिक सा इंटरप्रिटेशन आगे जाकर मिस इंटरप्रिटेशन बन जाता है, जहाँ पे हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं कि मैंने अपनी आत्मा को दूषित कर दिया। आत्मा को क्या दूषित हम कर सकते हैं बुरे कर्मों से? अच्छे कर्म करो तो आत्मा दूषित नहीं होगी। तो दोस्तों, क्योंकि हमने हमेशा सेंटर से सोचा और सेंटर को बहुत प्रधानता दे दी, इसीलिए सब कुछ सेंटर या अहम के अराउंड ही इवॉल्व हुआ। और जब सेंटर के अराउंड ही सब कुछ बनेगा, पूरी सृष्टि व्यवस्थित हो जाएगी हमारे अनुभव में, तो फिर स्वाभाविक रूप से हमें जो चीज़ नहीं पसंद उसका हम विरोध करेंगे, उससे हम फाइट करेंगे, फिर वो वायलेंस हमें दिखेगा। और ये जब हम व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे रहेंगे तो समाज भी ऐसा ही इवॉल्व होगा। तो क्योंकि हमने मिथ्या चीज को सत्य मान लिया, इसीलिए ये चीजें जो एक तरह से असत्य है, वायलेंस असत्य है, डिसऑर्डर असत्य है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। उसका एग्जिस्टेंस हमारे अहम की वजह से है, जो कि अहम खुद ही एक वास्तविक चीज नहीं। लेकिन क्योंकि हमारा ब्रेन इवॉल्व हो गया और हमने अपने ब्रेन का इस्तेमाल अहम को पोषित करने के लिए किया, अपनी सेरिब्रल कैपेसिटी, मानसिक क्षमता का इस्तेमाल अहम को पोषित करने के लिए किया, तो सत्य, जो वास्तविक सत्य है, वो हमें मिथ्या लगने लगा। आज जब हम ये कहें कि सब कुछ एक है, सारी सृष्टि एक है, एक ही ब्रह्म है, तो ये चीज पचती ही नहीं हमें, ये चीज हमें समझ ही नहीं आती। और शायद अगर हमारे जनरेशन्स में ऐसे महापुरुष, ऐसे ज्ञानी लोग, जय कृष्णमूर्ति उनमें से एक थे, ऐसे कई और लोग हुए, अगर शायद उनका वो नहीं होते, या ऐसे लोग नहीं होते जो हमें ये बताते, तो ये बात हमारे लिए एक हास्यास्पद सी बात रहती। आज भी ये बात इंटेलेक्चुअली ग्रैस्प नहीं किया जा सकता कि हमारे और आपके शरीर अलग हैं, हम अलग नहीं हैं। इस बात को इंटेलेक्चुअल ग्रैस्प नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बात की सत्यता को सिर्फ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में अगर हम विजडम, परसेप्शन या बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, इन शब्दों को भी देखें, तो इन शब्दों में भी सत्य के संदर्भ में कोई विभाजन नहीं है। एक चीज हो सकता है जिसे हम कह सकते हैं कि विचार का कौशल या स्किल इन थॉट, कि हमें अगर दैनिक काम करने हैं तो हमें शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ये कहना बहुत आम बात है कि आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो वहाँ मेरा मतलब क्या होता है कि कोई एक काम है जो आप मुझसे बेहतर कर रहे हैं, तो मैं कहने के लिए कह दूंगा कि आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और वहीं हम नेचुरल इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं, प्राकृतिक इंटेलिजेंस की बात, कि जैसा कि हम जानते हैं साइंटिफिकली कि जो भी भौतिक प्रकृति है, जो भी मटेरियल वर्ल्ड है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर ये फंडामेंटल पार्टिकल आपस में मिलते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड, फिर स्ट्रक्चर, और बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी के बाद हमें कुछ भौतिक चीज़ दिखती है। लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, उसका जो चार्ज है, उसमें एक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जिसे बोलते हैं, और उसी नेगेटिव चार्ज की वजह से वो दूसरे पार्टिकल्स से अट्रैक्ट होता है। जो प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने साइंस में पढ़ा है कि जो अपोजिट हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो अगर उस चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर कर सकते हैं, तो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर हल्का भी इधर उधर होता और
मैं कहूँ हल्का भी, तो उसका मेजर इतना प्रिसाइज है, वो चार्ज इतना प्रिसाइज है, ऐसा लगता है कि किसी ने इलेक्ट्रॉन को बनाया ही इसीलिए कि वो दूसरे पार्टिकल से मिलकर सृष्टि का निर्माण करे, क्योंकि उसका चार्ज एग्जैक्ट वही है जो होना चाहिए सृष्टि के निर्माण के लिए। अगर वो चार्ज उसमें नहीं होता जो है, तो सृष्टि निर्मित ही नहीं होती। तो एग्जैक्ट वही चार्ज इलेक्ट्रॉन को देना जिससे पूरी सृष्टि बन पाए, ये तो एक असाधारण सी इंटेलिजेंस है। तो इसीलिए शायद हम ईश्वर को इंटेलिजेंस से भी जोड़ते हैं कि हर चीज अपनी जगह पर इतनी परफेक्शन में लगती है। अगर पृथ्वी और सूर्य की दूरी थोड़ी भी इधर उधर हो जाए तो एक बार में ही सारा जीवन खत्म हो जाए, लेकिन कितने करोड़ों सालों से ये उसी दूरी को, उसी रोटेशन को मेंटेन किए हुए है। अगर किसी वजह से पृथ्वी इस रोटेशन का जो साइकिल है इसको तोड़ के सूर्य से दूर जाने लगे, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के साथ क्या होगा। तो हर चीज व्यवस्थित है, हर चीज व्यवस्थित है जीवन को पोषित करने के लिए या प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए। और हमने ये देखा ही है कि ये नेचुरल इंटेलिजेंस गजब का इंटेलिजेंस है। हम चाहे कुछ भी खाएं, हम खाद्य पदार्थ में अलग अलग चीज़ें खाते हैं अलग अलग सोर्स से, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। वो कहाँ चला जाता है? हमारे बॉडी के अलग अलग सेल्स बनाता है। तो बाहर दिखा हुआ चीज़ जो हम देख रहे हैं, जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है, वो हमसे तो बहुत अलग है, लेकिन हमने उसे ग्रहण किया, हमने उसे खाया, तो वो हमारा शरीर ही बन गया। तो ये नेचुरल इंटेलिजेंस है। और अभी हमने जो इंटेलिजेंस की बात की कि आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो मेरा कहने का क्या मतलब था कि आप ये काम मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और अभी हम ये बात कह रहे हैं नेचुरल इंटेलिजेंस की। तो क्या बोलचाल की भाषा में दोनों में कोई समानता दिखती है? क्या मैं कह सकता हूं कि आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आप नेचर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ईश्वर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं? क्योंकि ईश्वर की इंटेलिजेंस का तो की कोई सीमा ही नहीं। तो जैसे ही हमने ये शब्द लाया तो हम देख सकते हैं कि ये शब्द का कितना अलग अलग मतलब है इंटेलिजेंस के शब्द का। लेकिन शायद हम इवॉल्व ऐसे हुए हैं, कंडीशन ऐसे हुए हैं कि हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हम इसे सिर्फ हम देखें इस चीज को कि इस शब्द का इस्तेमाल हम किस संदर्भ में कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग कामों में कुशल होता है, हर व्यक्ति एक ही काम में कुशल नहीं हो सकता। और इसका भी रीजन जानना मुश्किल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी आप काम करते हैं वो आपके अनुभव में आते जाता है। आपका अनुभव जब बन जाता है तो आपकी स्मृति में आ जाता है और आप बहुत ही सहजता से वो काम कर लेते हैं। तो हम सब अलग अलग काम करते रहे हैं, हमारा जो शरीर है अलग अलग काम करता रहा है। तो जो भी और हम जानते हैं कि हम चलते तो एनर्जी से ही हैं। तो योग में कहा जाता है एनर्जी बॉडी, एक फिजिकल बॉडी है, एक एनर्जी बॉडी। क्योंकि साइंस के पास इसका कोई टर्म नहीं है, इसीलिए मैं योग का टर्म यूज कर रहा हूँ, एनर्जी बॉडी, जो शायद ये सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है, या साइंस में हम उसे डीएनए कहें कि मैं किस काम में कुशल हूँ। तो वो जो मेरी इंटेलिजेंस है, जो मेरी कुशलता है, वो मेरे डीएनए का हिस्सा बन जाएगी और वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, तो वो मेमोरी बन जाएगी। तो उस एनर्जी से जो दूसरा शरीर पैदा होगा उसमें शायद स्वाभाविक रूप से वो कौशल ज़्यादा होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि सामान्यतः एक्टर का बच्चा एक्टिंग ज़्यादा अच्छा कर लेता है, डॉक्टर का बच्चा शायद डॉक्टर ही बनता है। हम देखते हैं कि एक स्वाभाविक स्किल हर किसी में होता है, स्वाभाविक सा इंटेलिजेंस, स्वाभाविक सा कौशल, वो शायद एक कॉमन एनर्जी सोर्स जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, और फिर शायद वो अलग अलग रूप धारण करती है, अलग अलग शरीर धारण करती है। तो ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन या साइंटिफिकली एलैबोरेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन समझने के लिए तो हम इसे समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति अलग अलग कामों में कुशल क्यों होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसकी मेमोरी में वो चीज़ दर्ज है, शायद पहले से, या शायद वर्तमान जन्म में ही उसने ज़्यादा प्रैक्टिस किया, उस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस किया, तो उसकी मेमोरी में वो चीज़ इम्प्रिंट हो गई और वो उसे फिर सहजता से करने लगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस मेमोरी है? मेमोरी में स्टोर होना भी एक इंटेलिजेंस है, वो एक नेचुरल इंटेलिजेंस है। तो अगर किसी काम में मैं ज़्यादा कुशल हूँ तो इसीलिए कुशल हूँ क्योंकि वो मेरी मेमोरी में जाके स्टोर हो पाया, मेरी स्मृति का हिस्सा बन पाया। तो क्या स्मृति में स्टोरेज एक नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं? कि प्रकृति किसी चीज को नहीं भूलती, वो हर चीज को स्टोर कर लेती है और वो उसे रिसाइकिल करते रहती है अलग अलग शरीरों के द्वारा। तो क्या ये इंटेलिजेंस नहीं? तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सत्य ईश्वर भी है, सत्य इंटेलिजेंस भी है। और जब हम परसेप्शन कहते हैं
तो परसेप्शन का मतलब ये सारी चीजों को पूर्णता में देखना, विभक्त होकर नहीं, इन चीजों को पूरी तरह देखना। तो इन सब में टोटैलिटी का नोशन है, इन सब में कोई फ्रैगमेंटेशन नहीं है। ये जो भी हम शब्द यूज कर रहे हैं, चाहे हम विजडम कहें, इंटेलिजेंस कहें, लव कहें, बुद्धिमत्ता, प्रेम, करुणा, जो भी हम कहें, तो या हम सत्य कहें, ये सारी चीज तो एक ही है। लेकिन शायद ट्रेडिशन में मानव सभ्यता ने इन्हें डिवाइड किया है। डिवाइड किया होगा नॉर्मल काम करने के लिए, जैसे कि हमने उदाहरण भी दिया कि अगर आप किसी काम में मुझसे ज़्यादा कुशल हैं तो मैं उसे कम्युनिकेट कैसे करूंगा। तो शायद मैं ये कह दूं कि आप ज़्यादा स्किल्ड हैं या आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, या जो कार्य कुशलता की डिमांड होती है। जैसे कि आज के वर्तमान समय में जॉब की बहुत डिमांड है, हर किसी को एक नौकरी होनी चाहिए और समाज उसको बहुत वैल्यू करता है। तो अगर आपने नौकरी पा ली परीक्षा पास करके, तो हम नेचुरली कह देते हैं कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो हो सकता है कि मैं मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा ना हूं, लेकिन मैं आर्ट में बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता हूं। तो क्या मैं कम इंटेलिजेंट हो गया? नहीं। लेकिन क्योंकि सामाजिक परिवेश ऐसा है जहां पे आप कुछ इनकम जनरेट कर पाए तो आपको वैल्यू दी जाती है, तो कहा जाता है कि जिसने पढ़कर नौकरी ले ली वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो क्योंकि हम यहां पर सेंटर से सोच रहे हैं, सेंटर से देख रहे हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, शायद हमें लगता है कि अगर हम एक स्थायी इनकम ले पाए तो हमारे लिए अच्छा है, हम ज्यादा पोषित हो पाएंगे, इसीलिए वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम बिना सेंटर के सोचें तो इस इंटेलिजेंस में कोई विभाजन नहीं। ये इंटेलिजेंस वही ब्रह्म का इंटेलिजेंस है जो हमें किसी कार्य में कुशल होने की क्षमता दे रहा है, क्योंकि वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो रहा है। ये वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो उसकी मेमोरी है। अगर हम इस ढंग से देखें तो हर इलेक्ट्रॉन को पता है उसका, हर इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक चार्ज है जो हम उसे मेमोरी ही कह सकते हैं। तभी तो हम तरह तरह के भौतिक जगत में चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल पाए, एक न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्सेंट्रेट हो पाए और फिर अलग अलग चीज़ों का निर्माण कर पाए, तो वो भी मेमोरी ही है। तो पूरी जो भौतिक सृष्टि है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसका आधार ही ये मेमोरी है। मेमोरी के आधार पर ही पूरी भौतिक सृष्टि चल रही है। और इस चीज को अगर हम देखें तो शायद हम जब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इंटेलिजेंस, समझदारी, विजडम, तो हम हमेशा इस बात से अवगत रहेंगे, जागरूक रहेंगे कि ये शब्द बस हम प्रयोग करने के लिए, ये एक स्किल इन थॉट है या एक विचार का कौशल है। क्योंकि मुझे चीज़ों को अलग अलग बताना है, मुझे बताना है कि आप इस काम में ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए मैं इंटेलिजेंस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो कार्य में आप ज़्यादा कुशल हैं, वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा एफिशिएंटली स्टोर है। ये बात मुझे पता होगी। तो फिर मैं किसी दूसरे व्यक्ति को ये नहीं कहूँगा कि नहीं ये तो कम इंटेलिजेंट है या बेकार आदमी है, इससे तो वो काम नहीं होता। फिर मैं ये भेद कभी नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसमें कोई डिवीजन नहीं है, इंटेलिजेंस में कोई डिवीजन नहीं है। लेकिन अगर मैं सेंटर से सोचूंगा तो शायद मैं यही कहता रहूंगा कि भाई तुम तो बड़े तेज हो क्योंकि तुमने जॉब कर ली, तुम्हें जॉब नहीं लग पाई, तुम किसी काम के नहीं हो। तो सेंटर से अगर हम सोचेंगे तो हम ऐसे ही बात करेंगे और ऐसे ही दुनिया निर्मित करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हमने यही देखा कि कैसे शब्द होलनेस को नहीं दिखा पाते, और होलनेस को स्वाभाविक रूप से नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें चीज़ों को अलग अलग संबोधित करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मूल बात यह है कि हम इस बात को देखें और इस बात को समझ लें अच्छी तरह कि जिन शब्दों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ दैनिक जीवन में एफिशिएंटली, कुशलता से सरवाइव करने के लिए कर रहे हैं। उन शब्दों के पीछे के जो मूल भाव है, जो मूल सत्य है, उससे हम कभी ना हिलें। हम हमेशा उस मूल सत्य में रहें, उस परसेप्शन में रहें। हमारे दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन का निर्वाह करते हुए भी हम इस सत्य को ना भूलें कि सब कुछ एक है, ब्रह्म एक है और उसमें कोई विभाजन नहीं। दोस्तों, इसी बात के साथ मैं कुछ शास्त्रों के श्लोक लेना चाहूंगा जिसमें ये चीज निकल कर आती है। जैसे केन उपनिषद में कहा गया, यन मनसा न मनुते
येना हुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वम विधि नेदम यदीदम उपासते। जो मन से सोचा नहीं जा सकता लेकिन जिसके द्वारा मन सोचता है वही ब्रह्म है। जिसे आप सोच नहीं सकते लेकिन जो सोचने की पीछे की क्षमता विकसित कर रहा है, दे रहा है, वही ब्रह्म है। और हम उसी अविभाजित ब्रह्म की बात कर रहे हैं। भगवत गीता कहती है, यदा भूत पृथक भाव एकस्थ मनु पश्यति ततः एव च विचार विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब कोई व्यक्ति सभी प्राणियों को एक ही अस्तित्व का विस्तार समझता है तब वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इन्हीं चीजों को हम तार्किकता के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो शायद हजारों साल पहले हमारे शास्त्र कह गए, लेकिन हमने शायद अपने शास्त्रों को सेंटर के माध्यम से, अहम के माध्यम से देखा, पढ़ा, समझने का प्रयास किया। आइए एक बार फिर से प्रयास करते हैं, अहम को हटाकर, सेंटर को हटाकर इन शास्त्रों को दोबारा से देखने का। कम से कम बौद्धिक स्तर पर तो हम ये चीज़ समझ लें, भले ही हमारे अनुभव में सब कुछ एक ना हो, लेकिन कम से कम इंटेलेक्चुअल स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर तो हम इस बात को समझ लें कि हम वाकई में अलग नहीं हैं। हम सब एक ही हैं, सारी प्रकृति एक ही है, सारी प्रकृति ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। धन्यवाद दोस्तों।